अमित शाह कहते हैं बटन इतने जोर से दबाना कि करंट इटली तक पहुंचे। सर अज्ञानी तो नहीं है वो, तो बात क्या कर रहे हैं? छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। बटन इतने जोर से दबाना कि जैसे उनको यानी कि कांग्रेस को फांसी दे रहे हो। सर अगर देश के दो सबसे बड़े नेता इस भाषा में बात करें तो उन्हें तो दूसरे की भाषा चुभनी ही नहीं चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेने की जरूरत क्या है? अगर उसे पता लग चुका है कि अगर मां बहन की गालियां भी अलाउड है तो दे दो, अब एक बार को ओपन कर दो ना। ओटीटी भी तो ओपन है ना अभी इंडिया में, वो तो सेंसर नहीं होती ना गालियां वहां पे ओटीटी पे। तो यहां भी कह दो मां बहन की गालियां दे दो, बात खत्म हो जाएगी। तुम भी थोड़ी दे लो, तुम भी दे लो, हो जाएगा, धंधा खत्म हो जाएगा। सर फिर ये छोटी छोटी बात के ऊपर कि आपने पनौती कह दिया, भाई वो अंदर क्या बातें कहते हैं आपको मालूम है क्या? लेकिन मुसीबत यह है कि उन्होंने इनको पोस्ट किया इलेक्शन कमीशन की पोस्ट पे, तो ये अपना नरेंद्र मोदी धर्म निभा रहे हैं, राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। चुनाव आयोग संदेह से परे नहीं है सर, नॉट बियॉन्ड डाउट। और बाकी भी जो एजेंसी है वो भी ये कर रही है। ये व्यवस्था जो है ना इस समय राजधर्म में नहीं है सर, अब अधर्म के अंदर चली गई है, पूर्णता अधर्म के अंदर चली गई है। यहां पर सिर्फ सत्ता का धर्म है और कोई धर्म नहीं है। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। ये तो बिल्कुल सही है कि 2014 से देश का राजनीतिक विमर्श की जो भाषा है वो इस हद तक गिर गई है कि यह चिंता का विषय है कि आने वाले दिनों में इसमें कितना सुधार हो पाएगा और कौन कर पाएगा। जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, जिस सामाजिक रूप से एक तनाव की स्थिति पैदा की जा रही है, एक दूसरे के प्रति जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, ये तो चिंता का विषय है। और जो लोग इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनको भी शायद अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं। जो आपने सही कहा कि राजधर्म का तो बड़ा सवाल पैदा हो गया। निर्वाचन आयोग तो बिल्कुल संदेह के घेरे में है। लगातार चुनाव तिथियों की घोषणा से लेकर के चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों नेताओं के द्वारा किए गए आचरण के प्रति उसका रवैया समान नहीं है, उसका रवैया तटस्थ नहीं है, ईमानदारी से लोगों को नहीं देख रहा। ये तो लोगों की धारणा बनती जा रही है। अगर आप हिमाचल और गुजरात के चुनाव की तिथियों की घोषणा में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या एक साथ कैसे कर सकते हैं, तो आप और ये बात सबकी समझ में आ रही है, देश के लोगों को समझ में आ रही है, तो ये लग रहा है कि आप तटस्थ नहीं है। जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल के प्रति विपक्षी दलों की शिकायतों को निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से नहीं लिया, वह इससे बात समझ में आ रही है कि निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह की भाषा प्रयोग हो रही है, जिस तरह के खुलेआम आश्वासन दिए जा रहे हैं, राजनीतिक सरकारी घोषणाएं कर दी जा रही हैं और निर्वाचन आयोग कोई संज्ञान नहीं ले रहा। ये जो गरीब लोगों को 5 किलो अनाज देने की तिथि बढ़ाने की बात थी, कैसे क्यों बढ़ा दिया आपने? कौन सी इमरजेंसी थी? यह तो 2024 तक लागू है। इसमें अधर्म ये था सर, ये अधिकार तो आने वाली जो चुनी सरकार होगी सरकार उसका अधिकार है ना। वही मैंने कहा कि ये आने वाली सरकार के ऊपर था। और दूसरी चीज कि 2024 तक के लागू है ऑलरेडी। तो आज आप 2023 के नवंबर में इस बात की घोषणा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और अगर आपने किया तो निर्वाचन आयोग क्या कर रहा था? ये तो कई इस तरह के सवाल पैदा ही किए जा रहे हैं। इसीलिए अब निर्वाचन आयोग केचुआ हो गया। केंद्रीय चुनाव आयोग ही लोग कहने लगे हैं वो केचुआ है, और वही उसी तरह का आचरण कर रहा है। सरकार से पूछ करके थोड़ा निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था रही, कितना बड़ा सम्मान ये पूरा देश आज 10 सेशन को क्यों याद करता है कि उन्होंने निर्वाचन आयोग को निर्वाचन आयोग बनाया। और अगर नियामक संस्थाएं सरकार की तरफ झुकी हुई नजर आएंगी या झुक जाएंगी तो फिर बचेगा क्या? लोगों ने कितना पूरे देश की जनता विश्वास करती है। ये तो बहुत निराशा हुई है लोगों को निर्वाचन आयोग से।
और सत्तारूढ़ दल जिस तरह की राजनीति कर रहा है लोगों के ध्रुवीकरण के लिए, ये तो बहुत चिंता का विषय है। ये तो लोग, कम से कम लोग हैं जो बहुत आकर्षित नहीं हो रहे हैं या उसका जवाब दे रहे हैं। ये तो हम लोग आम लोगों के प्रति धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम वो उनकी झांसे में नहीं आ रहा है। आप इन्होंने कितना प्रयास किया छत्तीसगढ़ में, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कितना प्रयास किया मध्य प्रदेश में। मतलब आप केवल अगर आप अपने चुनावी भाषणों में धार्मिक स्थलों के विकास, किए गए विकास का आप उल्लेख करके और अपनी उपलब्धि बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे लोग स्वीकार कर लेंगे आप? और अगर ये होना होता तो 2014-2019 का तो की धारणा बदलती ही नहीं। अब कर्नाटक और हिमाचल में तो चुनाव आप हारते ही नहीं। कर्नाटक में भी तो आप यही कई काम कर रहे थे, बजरंग बली का नाम लेकर के आए, हिजाब हलाल के खिलाफ खड़े हो गए। तो ये तो वही राजनीति थी। आपने प्रधानमंत्री से कोई ये उम्मीद करता है कि आप इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करें, केवल आप अपने विरोधियों की आलोचना करें, वो भी तथ्यों से परे। प्रधानमंत्री से लोग गंभीर किस्म की बातें सुनना चाहते हैं, एक बेहतर जीवन का आश्वासन चाहते हैं, एक सुशासन की बात करना चाहते हैं, नीतियों कार्यक्रमों की बात सुनना चाहते हैं। और या तो जो आपका विरोधी पार्टी है, उस विरोधी पार्टी के नीतियों कार्यक्रमों की आलोचना सुनना चाहते हैं कि वो कैसे गड़बड़ है, जनहित में नहीं है, या जनता का नुकसान कैसे हो रहा है। आप मतलब मूर्खों का सरदार किसने कहा? ये भाषा तो नहीं होती और प्रधानमंत्री के मुंह से तो नहीं शोभा देती है ये। इसका संज्ञान लिया क्या निर्वाचन आयोग ने? उसमें दो चीजें हैं सुनील जी, मैं आपको इंगित करना चाहूंगा। एक चीज होती है जो शब्द बोले जाते हैं, वो शब्द क्या है कम्युनिकेशन में, और दूसरा होता है उस शब्द की टोन क्या है। टोन क्या है? दीदी ओ दीदी, अरे ओ मूर्खों के सरदार, तो ये कहने की जो टोन है ये और ज्यादा इंसल्टिंग हो जाती है। सिर्फ शब्द इंसल्टिंग नहीं है, टोन भी इंसल्टिंग है सर यहाँ पे। तो दिनेश जी, मुझे लगता है कि ये भाषा इसीलिए बोली भी गई है, लगातार बोली गई, कि कांग्रेस इसी तरह का रिएक्शन करते। लेकिन कांग्रेस ने बड़ी धीरज के साथ इस झांसे में आई नहीं, और जो मुद्दा था उसको उसने छोड़ा नहीं, क्योंकि जो इस पे रिएक्शन करती फिर आप उसी को लेकर चल पड़ते, और जो जिस मुख्य विषय पर चुनाव प्रचार को कांग्रेस केंद्रित करना चाहती थी उसके से भटका हुआ था। तो कांग्रेस उसके झांसे में नहीं आई, यह कांग्रेस के झांसे में जरूर आ गए। कांग्रेस ने जिस तरह की गोटी बिछाई उससे बीजेपी फंस गई, उससे निकलने का उसका रास्ता नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि न तो ध्रुवीकरण कर पा रही हो, न तो एक कांग्रेस के प्रति अगंभीर होने का जो आरोप लगाती रही है वो लगा पा रही है, न विरोधियों में कोई खेमेबंदी कर पा रही है। और जबकि कांग्रेस अपने तरह से जो राजनीति उन्होंने शुरू किया था उससे अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार जारी है उनका। आप दूसरी चीज, अगर आप पनौती के जब शब्द आए दिनेश जी, आपने सही कहा, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मैं भी सबसे परिचित नहीं था, और 2015 में मैं नेपाल गया था जब वहां पे अर्थक्वेक आई थी, और वहां मैं 30-32 दिन रुका था। तो वहां के नेपाली जो पत्रकार मेरे मित्र हो गए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि चलिए पनौती घुमाया जाए, वहां देख लाया जाए क्या स्थिति है। शब्द का प्रयोग करते पनौती। तो हमने कहा कि यार जा तो सकते नहीं बाई रोड, क्योंकि चलने फिरने का रास्ता था नहीं, टूटी फूटी सड़कें थी। जो इंडियन एयरफोर्स या नेपाली सेना वही ले जा रही थी, कई जगह हम लोग को ले गई थी वो। तो इन्हीं से रिक्वेस्ट किया जाएगा, तो वो मैंने बात आई गई होगी, हम जा नहीं पाए। तो मुझे ये लगा कि पनौती कैसा शब्द है। वो तो नेपाल में हमको घुमाने की बात कर रहा था आदमी, कर रहा था कि बड़ा भारी तीर्थ स्थल है वो, और भगवान शिव का बड़ा मंदिर है। उस जगह का उसको कितना नुकसान हुआ है, कितना हुआ, उसको देखने की बात है। और ये तो गाली की बात हो रही है कि कैसा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो मुझे वाकई बड़ा कंफ्यूजन था कि ये शब्द, एक तो मैं एक पवित्र स्थान का नाम सुन के आया था। मैं ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं आपको कि इस चर्चा के पहले मुझे पनौती शब्द के बारे में उतना ज्ञान नहीं था, जबकि हिंदी मुझे ठीक ठाक आती है और कई जगहों में गया हूं, लेकिन मैं परिचित नहीं था। अभी आपने जब कहा कि महाराष्ट्र में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, एक सिंपल शब्द में कहा जाए कि somebody is a curse, उसको मत बुलाओ यार, पनौती है, वो कर्स है, वो श्राप है, उसको मत बुलाओ। इसको सिंपल वर्ड में कहा जाए तो यही कहा, यही जब पढ़ने लगा मैं तब समझ बात आई। लेकिन मुझे 2015 याद आया कि उसने तो मुझे एक पवित्र जगह का नाम लिया।
अपशकुन के अपशकुन चुनौती है। हाँ। बैड ओमन लेकिन हो गया। हाँ, लेकिन लेकिन नेपाल में एक पवित्र स्थान का नाम है ये, और वहां शिव जी का मंदिर है, बहुत बड़े पैमाने पर वहां तीर्थयात्री जाते हैं। मैं वहां का नेपाल का जो मेरा पत्रकार मित्र था, उसने कई बार मुझसे कहा, लेकिन चूंकि रास्ते नहीं थे जाने के, केवल वायुसेना के माध्यम से आप जा सकते थे, वायुसेना जहां ले जाती थी वो आदमी देख पाता था। तो मैं रहने के बाद नहीं जा पाया। बाद में मुझे उसी ने मुझे बताया कि नहीं, जैसे मैं काठमांडू में पशुपत राज जी का बड़ा लोगों की श्रद्धा है, वैसे ही शिव जी का एक मंदिर वहां पे है पनौती में, और लोग बड़ा श्रद्धा रखते हैं वहां पर। तो मैं सोच रहा था, यह तो अब शकुन की बात आने लगी कि कोई जगह एक जगह है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पनौती शब्द का प्रयोग, आप मतलब इस पर इतना आक्रामक होने की आवश्यकता क्या थी? आप अगर आपको बोलना ही है तो आप प्रतिकार कर सकते हैं। भाई, आप जब किसी प्राइम मिनिस्टर को रेन कोट पहन के नहाने की बात कर रहे थे, तब आपको नहीं लगा था कि क्या कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री के लिए शब्द प्रयोग होने चाहिए? जब किसी पार्टी के नेता को आप कांग्रेस की विधवा कर रहे थे, तब आपको नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? या पलट करके लोग मेरे प्रश्न जवाब इसको दे सकते हैं। 50 लाख की गर्लफ्रेंड किसी के बारे में आप कर रहे थे, तो क्या बहुत सम्मानजनक शब्द था वो? किसी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, वो भी बड़े नेता के मुंह से। और फिर जर्सी गाय, हाइब्रिड बच्चा। हाँ, जर्सी गाय, हाइब्रिड बच्चा। ट्यूबलाइट, लोकसभा में ट्यूबलाइट आपने कहा, मतलब ये कोई तुलना होती है? और आप बड़े नेताओं को, मतलब जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर लोहिया के भाषणों को, संपूर्णानंद के भाषणों को, आचार्य नरेंद्र देव के भाषणों को पढ़ करके हम लोगों को लगता था कि इन लोगों को पढ़ा जाना चाहिए। किस तरह का विमर्श है ये? अखबारों में, कुछ अखबारों ने पुराने संसदीय बहसों को छापते थे। मैं नियमित रूप से उसका पाठक रहा हूं, बड़े नेता किस तरह से बात करते हैं, वो किस तरह की भाषा बोलते हैं। आज ही पार्लियामेंट में कुछ ऐसे नेता हैं जिनको मैं ध्यान से सुनता हूं कि जबरदस्त तरीका का भाषण करते हैं। आप इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। जब आपके ऊपर आए तो आप पता चला कि आप निर्वाचन आयोग के यहाँ चले जा रहे हैं अपना शिकायत लेकर के, और वहां से नोटिस जारी हो रही है। लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। अगर आप कम से कम इस तरह की भाषा का प्रयोग न कर रहे होते, लोगों को लगता कि भाई नहीं, ये तो बड़े बहुत ही सोच समझ के बोलने वाले लोग हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस तरह की शब्दावली के तो जनक आप माने जाएंगे। समाजवादियों के पास ये था कि समाजवादी बड़े आक्रामक तरीके से बोलते थे, लेकिन वो भी कम से कम एक भाषा की मर्यादा थी। और भाषा का संस्कार देना, अन्य बातों के साथ साथ भाषा का संस्कार नागरिकों को देना भी नेताओं की जिम्मेदारी है। हम अपने राजनेताओं से अपेक्षा करते हैं। तो ये जो गिरावट आई, विमर्श में जो गिरावट आई है, ये बहुत ही चिंताजनक है। और सही बात है कि आम आदमियों को, आम जनता मैं कहता हूं कि बहुत सतर्क लोग हैं और इस भाषा को सुन नहीं रहे हैं और न ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ये जरूर आपकी पाखंडियों को, जो शब्द का प्रयोग किया है कि पाखंडियों को मुख्य धारा से बाहर करने की जरूरत तो है ही है, और होंगे। ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक चल पाएंगे लोग। जी सर।